फ्रेंड्स, एवे नॉलेज चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम सी लैंग्वेज के ऊपर बात कर रहे हैं और अब तक सी लैंग्वेज के सारे टॉपिक्स को देखते हुए आ रहे हैं। हमारी लास्ट वीडियो क्लास में हम लोगों ने बात करी थी, हम कुछ कंडीशंस के ऊपर बात करे थे और पिछली वीडियो क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि हम इफ़ के अंदर इफ़ एल्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और उसका क्या काम होता है। आज का हमारी वीडियो क्लास होगी इफ़ के अंदर ही नेक्स्ट पार्ट, जिसे हम कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स। देखिए यहाँ पर नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है, इसको मैं आप लोगों को एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं और मैंने आपको पहले भी बताया था कि इफ़ का काम सिर्फ इतना सा होता है, किसी भी चीज़ के लिए अगर हम कंडीशंस लगाना चाहते हैं या कोई स्टेटमेंट को कंडीशंस के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, इफ एल्स का। तो नेस्टेड इफ क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए क्या होता है, कई बार जैसे मैंने नॉर्मली एक इफ चलाया और हमें मालूम है जब हम एक इफ यूज़ करते हैं तो इफ़ के अंदर हम कंडीशंस वगैरह को यूज़ करते हैं और जब ये कंडीशंस वगैरह के अकॉर्डिंग, जैसे कि अगर ये ट्रू होती है देन तो कंपाइलर इफ़ की बॉडी में आता है और इसकी बॉडी के अंदर के पार्ट्स को एग्जीक्यूट करता है। देन हम एल्स को यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर आप एल्स इफ यूज़ करते हो तो वो भी मैंने बताया था, एल्स इफ को यूज़ करके हम आगे और कंडीशन लगा सकते हैं, बट दिस इज द सिंपल फॉर्मेट। बट कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है हमारे पास कि जैसे मैंने कोई एक इफ़ लिया और उस इफ़ के अंदर मैंने कोई कंडीशन दी और जैसे कंपाइलर उस कंडीशन के अंदर आता है ट्रू होने पर उस पर्टिकुलर बॉडी में, और अंदर जाके मुझे फिर अगेन दोबारा से कोई इफ़ चलाना पड़ जाता है, कोई कंडीशन लगानी पड़ जाती है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि हम यहाँ पर इफ़ कंडीशन के अंदर एक और इफ़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप एल्स के अंदर भी अपना खुद का कोई एक और इफ़ कंडीशन चला सकते हो। यानी कि मैं ऐसे कह सकता हूँ आपको, नेस्टेड मतलब हम लोग जानते हैं एक जाल, यानी कि आप ऐसे कह सकते हो कि आप इफ़ के अंदर यानी कंडीशन के अंदर कंडीशन को चलाना ही क्या कहलाता है, नेस्टेड कहलाता है। तो अगर इफ के अंदर अगर आप और दूसरा इफ चलाना चाहते हो और उसके अंदर और दूसरा इफ चलाना चाहते हो तो ये चीज कहलाती है आपकी नेस्टेड इफ। और इस नेस्टेड इफ के अंदर आप एल्स के अंदर भी इफ चला सकते हैं, इफ के अंदर और इफ चला सकते हैं, यानी देयर इज नो लिमिट। ये चीज आपके लॉजिक्स के ऊपर डिपेंड करती है कि आप जो प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं वो प्रोग्राम कितने लॉजिक पर बना हुआ है और उसमें आपको कितने इफ की रिक्वायरमेंट है और उसके अंदर आप इनसाइड कितने इफ चलाना चाहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये तो पता चल गया होगा कि नेस्टेड इफ क्या होता है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझे तो नेस्टेड इफ मतलब किसी एक इफ कंडीशन के अंदर किसी दूसरी इफ कंडीशन को चलाना ही क्या कहलाता है, नेस्टेड इफ कहलाता है। तो चलिए हम इसका आज एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम देखते हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि नेस्टेड इफ का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। तो प्रोग्राम को बनाने से पहले मैं आप लोगों को उस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं कि क्या बनाने जा रहे हैं, ताकि आप लोगों को आइडिया रहे कि हम क्या सीखेंगे। देखिए मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक कंप्यूटर स्क्रीन है, ठीक है। उस कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर मैं यूजर से 3 वैल्यू इनपुट करवाना चाहता हूँ कि यूजर अपनी कोई भी 3 वैल्यू इनपुट करें यहाँ पे, जैसे कि फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू और थर्ड वैल्यू। और जब मेरे पास तीनों वैल्यू यहाँ आ जाती है तो उन तीनों वैल्यू में से जो वैल्यू सबसे बड़ी हो, टॉप हो यानी मैक्सिमम हो, तो वो वैल्यू यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। देखिए प्रोग्राम तो बहुत इजी है, इसका इस्तेमाल हम नॉर्मल इफ एल्स की मदद से भी बना सकते हैं एंड लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करते हुए, बट यहाँ पर हम अदर किसी ऑपरेटर को यूज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक इफ कंडीशन को यूज करेंगे, वो भी नेस्टेड इफ की मदद से हम इस प्रोग्राम को बनाने जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया हम ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रोग्राम में हमें कितनी वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी यूजर से, 3 वैल्यू लेनी है हमें यूजर से। तो 3 वैल्यू लेने के लिए नॉर्मल सी बात है, हमें कितने वेरिएबल्स चाहिए होंगे, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स चाहिए होंगे। तो मैं चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हमारी हेडर फाइल लिख लेते हैं जो कि होती है हैश इंक्लूड stdio.h, फिर हैश इंक्लूड conio.h। ये नॉर्मल हेडर फाइल आपको हर बार लिखनी है, जैसा कि मैं अपने पिछले प्रोग्राम से लिखता हुआ आ रहा हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं। उससे पहले हम लोग क्या चलाते हैं, यहाँ पे हमारा एक वॉइडमेन वॉइडमेन फंक्शन चलाते हैं। इस फंक्शन में मुझे 3 वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है, इंटीजर a, b, c। मैंने यहाँ पर मेरे 3 वेरिएबल्स बना लिए, एक a, एक b एंड एक c।
तो अब इन तीनों वेरिएबल्स के अंदर जो मुझे वैल्यू लेनी है, दरअसल वो वैल्यू मैं किससे लूंगा, यूजर से लूंगा। अब देखिए मैंने आपको यूजर से वैल्यू लेना भी सिखा रखा है, किस तरह से ली जाती है, बट आप लोगों ने देखा होगा कि अब तक हम हर वेरिएबल के लिए अलग से एक स्कैनएफ चलाते थे। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे 3 वेरिएबल है तो मैं 3 स्कैनएफ चलाऊंगा वैल्यू इनपुट कराने के लिए। लेकिन आज मैं आपको थोड़ा शॉर्ट व्यू बताने जा रहा हूँ, एक दूसरा मेथड भी बताने जा रहा हूँ कि हम तीनों वेरिएबल में एक साथ वैल्यू कैसे ले सकते हैं। देखिए उसके लिए क्या करना है, मैंने सबसे पहले यूजर को एक मैसेज प्रोवाइड करा दिया स्क्रीन पर, एंटर 3 वैल्यूज। मैसेज आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हैं, जो भी आप यूजर को स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं। फिर जैसे ही यूजर मैसेज को पढ़ता है देन आफ्टर वो वैल्यू पुट करेगा। तो पुट करने से पहले मैं इसको स्कैनएफ के अंदर मुझे तीनों वैल्यू एक साथ चाहिए। देखिए नॉर्मली सिंगल वैल्यू लेने के लिए आप %d लगाते थे, एड्रेस ए करके कुछ ऐसे लिख देते थे। अब मुझे यही लाइन 3 बार लिखनी पड़ेगी, ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए। तो इस प्रोसेस को लेंथी ना बनाकर मैं शॉर्ट में क्या करूंगा, मुझे तीनों वेरिएबल में वैल्यू लेनी है, देन मैं %d कितनी बार यूज करूंगा, यहाँ पे 3 बार यूज करूंगा। देन कोमा लगा के मैं तीनों का एड्रेस दे दूंगा, एड्रेस ए, एड्रेस बी, एड्रेस सी, लाइक दिस। तो इस तरह से यूजर 3 बार वैल्यू एक साथ डालेगा, तो जैसे ही वो 3 बार वैल्यू पुट करेगा मेरे तीनों वेरिएबल में वैल्यू आ चुकी होंगी। जैसा कि हम जानते हैं कि अब तक हमारा आधा प्रोग्राम तो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने सिर्फ 3 वेरिएबल लिए हैं और उन तीनों वेरिएबल में यूजर से वैल्यू इनपुट करवा दी है। अब बात ये आती है कि इन तीनों वेरिएबल में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी। अब ये हमें नहीं पता, व्हाई, बिकॉज ये वैल्यूज रन टाइम पे डाली जाएंगी और रन टाइम पर हम मौजूद नहीं होते हैं, बिकॉज वी आर ए प्रोग्रामर। हमने एक प्रोग्राम बना के दे दिया, चलाने वाले इसमें क्या वैल्यू देता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें इन वैल्यूज को इस तरह से एक कंडीशन लगानी पड़ेगी यहाँ पे कि वो कंपाइलर अपने यूजर को बता सके कि कौन सी वैल्यू इसमें से सबसे बड़ी है। और ये काम हम करेंगे किसकी मदद से, नेस्टेड इफ की मदद से। देखिए बहुत सिंपल है, इसको समझने की कोशिश करना। पहले मैंने यहाँ पे क्या करा, इफ कंडीशन ली, बहुत जैसा कि हम स्टार्ट करते हैं हमेशा इफ को। और अभी मेरे पास यहाँ पर 3 वेरिएबल है, जैसा कि मेरे पास एक तो है ए वेरिएबल, एक है बी वेरिएबल और एक है सी। जैसा कि हम जानते हैं कि कंपाइलर जब भी वेरिएबल डिक्लेरेशन पढ़ता है तो उनकी मेमोरी क्रिएट कर देता है। फिर तीनों वेरिएबल में यूजर ने वैल्यू पुटअप करा दी। अब मैं तीनों वैल्यूज को एक साथ कंपेयर नहीं करा सकता लाइक दिस, कुछ इस तरह से। यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करें, एक बार में हम 2 ही वैल्यू को क्या करवा सकते हैं, कंपेयर करवा सकते हैं। तो मैंने कंपेयर करवाया इफ यदि ए बड़ा है कितने से, बी से। तो देखिए हमें नहीं पता ए में क्या है वैल्यू और बी में क्या है वैल्यू, इसलिए हमें इस कंडीशन को दोनों तरह से मान के चलना पड़ेगा। एक बार हम इस कंडीशन को ट्रू मान के आंसर लिखेंगे, एक बार हम इस कंडीशन को फॉल्स मान के आंसर लिखेंगे। तो चलिए पहले ट्रू मान के बात करते हैं कि मान लीजिए कि ए वैल्यू बड़ी है कितने से, बी से। तो हम मान लेते हैं चलिए ठीक है बड़ी है यहाँ पे। तो नॉर्मल सी बात है, अगर ये वैल्यू बड़ी होती तो कंपाइलर इस इफ की बॉडी में जाएगा। अगर वो इस इफ की बॉडी में चला जाता है तो फिर अब कौन कौन सी वैल्यू को चेक कराना बाकी है। जैसा कि हमने चेक करा लिया कि ए तो बड़ा हो गया बी से, तो बचा कौन भाई, बी। तो इसका मतलब ए बड़ा है बी से, तो ए तो बड़ा है लेकिन बी छोटा निकला, यानी अब कंपेयर कराना है ए को किससे, सी से। तो इसके अंदर आके मैंने एक और कंडीशन दे दी, इफ ए बड़ा है कितने से, सी से। अब इसको भी मान लेते हैं कि मान लीजिए ये भी बात सच है, तो इसका मतलब फाइनली कौन बड़ा हो गया, यहाँ पे ए बड़ा हो गया। तो हम यहाँ पे नॉर्मली प्रिंटफ करेंगे और एक मैसेज शो करा देंगे कि ए इज ग्रेटर। बड़ा कौन है यहाँ पे, अभी ए बड़ा है। अब समझने वाली बात यह है कि मैं नीचे से चलता हुआ आऊँगा और मैं इस इफ को बंद कर दूंगा। अब जैसा कि मैंने बात की थी कि अभी मैं सब कंडीशंस को ट्रू मान के आंसर लिख रहा हूँ, लेकिन इस बार अब मैं कंडीशन को फॉल्स मान के आंसर लिखूंगा। तो देखिए वापिस ऊपर से पढ़ेंगे कि मान लेते हैं ए तो बड़ा है बी से, बिल्कुल सही बात है। तो अगर बड़ा है तो वो अंदर आएगा, लेकिन मान लीजिए यहाँ पर ए बड़ा नहीं होता है सी से, हो सकता है सी बड़ा निकल जाए यहाँ पे। तो इस केस के अंदर ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो अगर ये फॉल्स हो जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि बड़ा कौन हुआ, सी। तो इसके एल्स में मैंने बता दिया कि भैया प्रिंटफ कर दो आप किसको, कि सी इज ग्रेटर। अगर ऐसा नहीं होता है, अब वापिस से इसको दोबारा से ऊपर से पढ़ते हैं कि यदि ए बड़ा है कितने से, बी से। अब मान लेते हैं कि शुरू में ही ये फॉल्स हो गया,
अभी तक हम इसको ट्रू मानते हुए चल रहे थे, इस बार मान लेते हैं कि शुरू में ही ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया कि ए बड़ा नहीं है किससे, बी से। अगर ये फॉल्स हो जाता है तो इस इफ का ब्रैकेट बंद हो जाता है, तो इसका कौन सा पार्ट चालू हो जाएगा, यहाँ पे एल्स चालू हो जाएगा। ये एल्स चालू हो गया। यदि ए बड़ा नहीं है बी से, तो ए तो साइड से हट चुका है, बचे कौन, दो वेरिएबल बी और सी। तो उसके लिए मैं एल्स के अंदर एक और इफ चला दूंगा और बोल दूंगा कि बी बड़ा है कितने से, सी से। तो आप प्रिंट एफ कर दो किसको, यहां पर कि बी इज ग्रेटर। यहां मैंने क्या दे दिया, बी इज ग्रेटर। और अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स के अंदर आप प्रिंट एफ कर दो इसको कि सी इज ग्रेटर। कोई बात नहीं, ये तो दिख रही है ना, ये वाली, चलो इसको हटा देता हूँ यहाँ तक, ठीक है। तो देखिए हमने जैसे देखा कि ये इफ की बॉडी है, और जैसे अगर मानते कि अगर ए क्या है, बड़ा नहीं होता है बी से, तो ये कंडीशन क्या हो गई हमारे लिए, फॉल्स हो गई। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये अपने एल्स में जाएगा, और इसका एल्स पार्ट मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। उसके लिए मैंने क्या करा, एल्स लिया और एल्स के अंदर अब एक इफ चलाया। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर ए शुरू में ही छोटा हो गया तो बचे दो वेरिएबल बी और सी। देन तो मैंने कंपेयर कराया, बी बड़ा है सी से, तो आप प्रिंट कर दीजिए, ये बात सच होती है तो इसका मतलब बी इज ग्रेटर, कि बड़ा कौन हो गया, बी बड़ा हो गया। अगर ऐसा नहीं होता है, बी बड़ा ही नहीं होता है सी से, तो नॉर्मली फाइनली कौन बड़ा हुआ, सी। देन तो मैंने यहाँ पे एल्स में क्या लिख दिया, प्रिंट एफ करके कि C इज ग्रेटर, कि यहाँ पे C बड़ा है। अब बात ये आती है, और यहाँ पे आपने अपना एल्स बंद कर दिया, देन आपने गेट CH दे दिया, और ये हमारा पूरा फंक्शन जनरेट हो चुका है। अब बात ये आती है कि हम इन तीनों वेरिएबल्स में एक बार वैल्यू रखते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या ये आंसर बिल्कुल सही निकाल रहा है या गलत निकाल रहा है। मान लेते हैं कि इसके अंदर 5 है, यूजर ने 5 पुटअप किया, इसमें 10 पुटअप किया और इसमें 9 वैल्यू पुटअप करी, तो हमारे पास तीनों वैल्यूज आ चुकी है। तो अभी देखा जाए तो बी वैल्यू बड़ी है, तो देखते कि क्या हमारा कंपाइलर बिल्कुल सही आंसर निकालता है। तो जहां तक तो हमने देख लिया कि हमने 3 वैल्यू ले ली यूजर से। अब यहां से चेक कीजिए, कंपाइलर सबसे पहले पढ़ेगा ए वैल्यू बड़ी है क्या बी से, तो ये चेक करेगा ए में कितना है 5, वो बड़ा है क्या बी से, बिल्कुल नहीं है। इसकी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर इसकी कंडीशन फॉल्स हो गई तो कंपाइलर इसकी बॉडी में नहीं जाएगा, वो सीधा इस इफ को छोड़कर किसमें आ जाएगा, अपने एल्स पार्ट में आ जाएगा। और एल्स पार्ट में आके अब अंदर आके फिर क्या चेक करेगा, बी बड़ा है क्या सी से, तो देख लीजिए बी बड़ा है क्या सी से, बिल्कुल है। कंडीशन क्या हो गई हमारी, ट्रू हो गई। ट्रू होते ही अंदर आएगा और अंदर आते क्या प्रिंट कराएगा, बी इज ग्रेटर, तो बिल्कुल सही है। तीनों वैल्यू में से बड़ा कौन है, ये बी बड़ा है, और इसको पढ़ के यहाँ से क्या हो जाएगा, वो एग्जिट हो जाएगा। तो आपने देखा किस तरह से मैंने एक बी में वैल्यू डाली। चलिए मान लीजिए इसी को उल्टा कर देते हैं कि मैंने यहाँ पे 10 डाल रखा है, इस बार यहाँ पे मैंने 15 डाल दिया। अब देखते हैं क्या होता है। तो ए वैल्यू बड़ी है क्या बी से, बिल्कुल बड़ी है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स। फॉल्स होते ही एल्स में गया, एल्स में जाके पड़ेगा बी वैल्यू बड़ी है क्या सी से, नहीं है। यहां पर हम एक काम करते हैं, इसको 10 ही रखते हैं। तो v वैल्यू बड़ी है क्या c से, बिल्कुल नहीं है, कंडीशन फॉल्स। फॉल्स होते ही सिप में ना जाके इसके एल्स में जाएगा और क्या बोलेगा, c इज ग्रेटर। अगर मैं इसको यहां पर कर देता हूं 25, आप पढ़िए a वैल्यू बड़ी है क्या b से, बिल्कुल सही बात है, बड़ी है, देख लीजिए। ट्रू होते ही इसके अंदर जाएगा, अब चेक करेगा क्या a वैल्यू बड़ी है क्या c से, तो बिल्कुल सही बात है, अभी भी बड़ी है। तो अब ये इसके अंदर जाएगा और क्या प्रिंट कर देगा, a इज ग्रेटर, और बाहर निकल जाएगा। अब आप इन तीनों में कहीं पर भी कोई सी भी वैल्यू डाल लीजिए, ये तीनों ही केस में आपको सबसे बड़ी वैल्यू प्रिंट करके दिखा देगा कि तीनों में से किसकी वैल्यू बड़ी है। तो आपने देखा यहाँ पे मैंने किसी भी प्रकार के लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं किया, सिंपल मैंने इफ एल्स चलाया, लेकिन उस इफ एल्स के अंदर अनदर इफ एल्स चलाकर हमने बना दिया इसे नेस्टेड इफ। तो आप लोगों ने देखा नेस्टेड इफ बहुत ही काम का और बहुत ही यूजफुल फंक्शन होता है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिसका इस्तेमाल करते हुए हम बहुत अच्छे प्रोग्राम्स और बहुत अच्छे लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को नेस्टेड इफ समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको और भी कोई क्वेरीज होती है या डाउट्स होते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।